नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आयाराम गयाराम की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी में बड़ी तादाद में पिछली बार की तरह इस बार भी दूसरे दलों से नेता शामिल होने के लिए तैयार हैं। आज इसी पर होगी बड़ी बहस कि क्या बदलाव की बयार दिलाएगी जीत। शुरुआत करते हैं। तो बदलाव की बयार के साथ किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसी पर बड़ी बहस करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है हमारे साथ। स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का। भारत भूषण जुयाल जी, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस चंडीगढ़ से हमारे साथ। बालमुकुंद जी, बहुत स्वागत आपका भी। मनदीप बिश्नोई जी हिसार से इस समय जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार पानीपत से इस समय वीरेंद्र सोनी जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका भी। तो बड़ी बहस करेंगे इस खास पैनल के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हरियाणा में सियासी दांवपेच शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस लगभग ठंडी पड़ी नजर आ रही है। इसके इतर बीजेपी एक्टिव मोड में आते ही अग्रेसिव भी हो गई है। उसका लक्ष्य सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी समर में उतारना है। इसके लिए बीजेपी किस तरह की उठापटक कर रही है, इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का लगा जमघट साफ बता रहा है कि 12 मई को होने वाली वोटिंग के लिए बीजेपी तमाम दलों के मुकाबले सबसे ज्यादा अग्रेसिव है। सबसे पहले हरियाणा की बीजेपी लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र का ये बयान सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों में सेंधमारी भी शुरू कर दी है। अपना बायोडेटा लेकर के सभी प्रमुख लोगों के साथ मिल रहा है, दे रहा है। अभी उसके बारे में बैठ करके जो उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए, आपस का सरीक्षण अभी नहीं हो पाया। अभी पहली बार जब बैठेंगे तो उसमें सारी चीजें को जो भी पार्टी में आना चाहता है किसी को शर्त के आधार पर नहीं दिया जाएगा। आए लोग पार्टी में आए, पार्टी उपयुक्त समझेगी, विचार कर लेगी, नहीं तो पार्टी में आकर काम करेगी। कलराज मिश्र का ये बयान करनाल से कांग्रेस के पूर्व सांसद अरविंद मिश्रा से हुई मुख्यमंत्री और कलराज मिश्र की मुलाकात और उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आया है। यानी साफ है, यह मौजूदा बीजेपी नेताओं से काम नहीं चलेगा। वहां भारी नेताओं की जीतने की सूरत में टिकट के साथ सीधा सम्मान भी बीजेपी कर देगी। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक गंगा है। ये मैं विधानसभा में भी बोलता हूँ और आप सब पत्रकार छायाकार मेरे भाई बंधु हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में लोग ये चुनाव का कार्यकाल है ना, आचार संहिता लग गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। वो सहज ऐसा व्यक्तित्व है कि वो अवेलेबल रहते हैं। तो पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है क्या? पार्टी में शामिल करवा रहे हैं उनको कुछ? नहीं, अभी कोई शामिल होने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बहुत सहज हैं, सरल हैं और वो कभी भी कोई भी उनसे मिल सकता है। साधारण जो मुलाकातें हैं उनको इस बात से नहीं जोड़ना। अरविंद शर्मा का मगर अरविंद शर्मा जी को भी आप लोगों की सहजता सरलता पसंद आ रही है, लगता है कि पार्टी का हाथ थाम लेंगे। मैंने आपसे कहा ना बंधु, ये महाकुंभ अभी होके हटा है प्रयागराज में और एक महाकुंभ और होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीतिक गंगा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरविंद शर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या कहना है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का। शर्मा जी जो 3 बार सांसद रहे हैं, 1 बार इंडिपेंडेंट सांसद रहे, 2 बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे और मैं समझता हूं एक इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो भी उस समय इनसे संभव हुआ होगा जरूर किया ही होगा। लेकिन मन के अच्छे आदमी हैं, बड़े कर्मठ एक राजनीतिक व्यक्ति इस नाते से रहे हैं और इन्होंने इच्छा जताई कि मैं देश की सेवा अब मैं भारतीय जनता पार्टी के मार्ग से रास्ते से करना चाहता हूं। तो हमने भी इनका स्वागत किया है और आज ये भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि पार्टी के साथ सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। दरअसल हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 5 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने वाले दमदार नेताओं की आवश्यकता है।
कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए बीजेपी में वैकेंसी है। करनाल लोकसभा सीट के लिए पूर्व कांग्रेसी अरविंद शर्मा बीजेपी से टिकट के जुगाड़ में है। यहाँ बीजेपी के पास अपना कोई मौजूदा बड़ा नेता नहीं है। इसके अलावा हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर बीजेपी 2014 में हजका गठबंधन के चलते नहीं उतरी थी। इस बार इन दोनों लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी को बड़े चेहरों की दरकार है। इन 4 सीटों पर विपक्षी या किसी बड़े चेहरे की बीजेपी को तलाश है। वहीं रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीटें भी ऐसी हैं, जहां हरियाणा कैडर से बाहर के किसी चेहरे को उतारने के लिए बीजेपी किसी पर भी दांव खेल सकती है। बीजेपी 5 से 6 लोकसभा सीटों पर अभी मौजूदा बीजेपी नेताओं के हिसाब से टिकट वितरण पर लगातार अग्रेसिव है, जबकि इसके मुकाबले कांग्रेस अभी तक दूसरे दलों में सेंधमारी से पहले अपनी आपसी गुटबाजी में अटकी हुई है, क्योंकि अब तक हरियाणा लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तमाम कमेटियों तक का गठन नहीं हो पाया है और 2019 लोकसभा चुनावों के लिहाज से कांग्रेस को एकमात्र सफलता अवतार सिंह भड़ाना की घर वापसी के तौर पर मिली है। अवतार सिंह भड़ाना यूपी विधानसभा में बीजेपी विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस आए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अगर बात इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की जाए तो इन लोकदल के 2 धड़ों में आपसी आदान प्रदान नेताओं को लेकर जरूर चल रहा है, लेकिन लोकसभा चुनावों के तौर पर बहुत बड़े चेहरे कम से कम हैं। कांग्रेस और बीजेपी से अब तक ना तो इनेलो और ना ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। साफ है, आया राम गया राम की राजनीति पूरे हरियाणा में शुरू हो चुकी है और दूसरे दलों में सेंधमारी के हिसाब से बीजेपी कम से कम हरियाणा के लिहाज से तमाम विरोधी दलों से आगे खड़ी है। दिल्ली से तो दांवपेच आजमाने लोगों ने, उम्मीदवारों ने और दलों ने भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी दांवपेच किस तरह से इस समय हलचल मची हुई है, ये तस्वीरें देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं। 3 बार सांसद रह चुके हैं अरविंद शर्मा, 1 बार इंडिपेंडेंट और 2 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए और इसी के साथ बहुत से बयान भी सामने आए। सीएम खट्टर ने कहा, रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक गंगा है और जो भी आना चाहे हम उसका स्वागत करेंगे, दिल खोलकर स्वागत करेंगे, लेकिन पहले बीजेपी ये विचार करेगी उम्मीदवार के बारे में और उसके बाद उसे शामिल किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा का दिल खोलकर स्वागत किया गया, क्योंकि एक अच्छी खासी पैठ है हरियाणा में अरविंद शर्मा की। 1 बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं और 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस से नाराजगी के चलते वो पिछले साल बसपा में शामिल हुए थे और अब बसपा छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज विधिवत रूप से उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। इधर एक तरफ बीजेपी में तो खासी हलचल है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सुस्ती नजर आ रही है। लेकिन आज कांग्रेस में भी एक बड़ी हलचल हुई जब पूर्व सीएम हुड्डा को आज चेयरमैन बनाया गया कोऑर्डिनेशन कमेटी का। हालांकि बता दें आपको कि इस फैसले को बाद में वापस ले लिया गया है। इससे पहले लगातार यही खबर आ रही थी कि संतुष्ट करने के लिए, ताकि पूर्व सीएम हुड्डा नाराज ना हो, क्योंकि काफी समय से असंतोष चल रहा था। पहले यह खबर आई कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को बनाया गया है, लेकिन बाद में यह खबर खारिज कर दी गई। इससे यह भी तय है कि एक बार फिर से सियासी हलचल, सियासी घमासान कांग्रेस के अंदर खुद ही बढ़ती चली जाएगी। यानी कांग्रेस गुटबाजी में अटकी हुई है, इधर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। अरविंद शर्मा आज बीजेपी में शामिल हुए, 3 बार के सांसद, एक बड़ा जनाधार। माना यह जा रहा है कि 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार चाहिए, उनमें से करनाल सीट भी है और इसी जुगाड़ में डॉक्टर अरविंद शर्मा भी हैं कि उनको बीजेपी से करनाल की टिकट मिल जाए। बहरहाल ये तो बाद में तय होगा, लेकिन करनाल में अच्छा जनाधार है डॉक्टर अरविंद शर्मा का। 2 बार से सांसद रह चुके हैं कांग्रेस के वो। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह सौदा भी मुफीद रहेगा। हालांकि अब तक पार्टी की ओर से यही बयान आ रहा है कि राजनीतिक गंगा है, हम स्वागत करते हैं, जो हमारे विचार वाले लोग हैं हम उनका स्वागत करते हैं और मिलजुल कर हम काम करेंगे। वहीं अरविंद शर्मा ने भी कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में और 5 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाने वाले दमदार नेताओं की जरूरत है इस समय भारतीय जनता पार्टी को। इस समय कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात की जाए, वहां पर भी वैकेंसी है। करनाल सीट पर भी कोई दमदार चेहरा बीजेपी के पास नहीं है और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अरविंद शर्मा के बीजेपी में आने से क्या टिकट उन्हें दी जाएगी। हलचल लगातार बनी हुई है, बीजेपी काफी अग्रेसिव मोड में है।
हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सेंधमारी कर रही है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, सेंधमारी की जा रही है, उम्मीदवारों को बहकाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, यह आरोप विपक्ष का। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि राजनीतिक गंगा है, जो आना चाहता है उसका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं। आज इसी गर्मजोशी के साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। भारत भूषण जुयाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि आप लोग तो कह रहे हैं राजनीतिक गंगा है, जो आना चाहता है उसका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा का। लेकिन सच्चाई तो यह भी है सर कि 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर आपके पास कोई दमदार उम्मीदवार नहीं है, और चेहरे की तलाश में तो आप भी हैं। उनमें से एक सीट करनाल की भी है, जिस पर 2 बार सांसद भी रह चुके हैं अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा, इस वजह से स्वागत हुआ है कि अरविंद शर्मा का? देखिए पूजा जी, जैसे कि हमारे लोकसभा के प्रभारी, जो चुनाव प्रभारी हैं, माननीय मिश्र जी, उन्होंने भी साफ कहा था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके आ रहे हैं, तो वो विदाउट एनी कंडीशन है, किसी को ये शर्त पर शामिल नहीं किया जा रहा भाजपा में कि वो आएंगे तो उनको टिकट मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे आज आपने माननीय प्रदेश प्रभारी अनिल जैन जी का विचार भी सुना कि 2-2.5 महीने पहले से अरविंद शर्मा जी डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही थी, तो कहीं पर भी ये चीज तय नहीं हुई थी और कहीं पर भी ये शर्त नहीं थी कि वो भाजपा में आएंगे तो उनको करनाल से या किसी भी अन्य संसदीय क्षेत्र से भाजपा का टिकट दिया जाएगा। स्वयं अरविंद शर्मा जी ने कहा कि 2-2.5 साल से मैं इस पशोपेश में था कि कांग्रेस मैंने छोड़ दी है तो मैं किस दल के साथ जाऊं, और मैंने 2-2.5 साल में ये पूर्ण विश्लेषण किया, आत्मविश्लेषण किया, आत्ममंथन किया कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में हर तबके के लिए काम कर रही है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो मेरे मन ने ये उत्तर दिया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया है जो लगातार आप देख रहे हैं चली आ रही है, पिछले चुनाव में भी चली थी, इस बार भी है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देखते हुए विभिन्न दलों से लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, इसलिए जो भी विचारधारा के अंतर्गत आना चाहता है, विचारधारा को स्वीकार करना चाहता है, आना चाहता है, उसका स्वागत है। और जब परिवार बड़ा होने लगता है तो बड़ा होने का यही तरीका होता है कि जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, वो अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो उनके लिए स्वागत है। टिकट के आधार पर कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। बालमुकुंद जी, बड़े ही आत्ममंथन के बाद अरविंद शर्मा गए हैं बीजेपी में, आपको तकलीफ क्यों है? नहीं, हमें तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारतीय वो अरविंद शर्मा को हमारी पार्टी के तो थे नहीं, वो तो बसपा से आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो पहले हमें तकलीफ इस बात की है कि प्रजातंत्र को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक दुकान का रूप दे दिया। देखिए, अब मेरी बात सुनिए। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। बालमुकुंद जी, मेरा सवाल ये था, मेरा कहना ये था, 2 बार तो आपके सांसद रहे ना, जब बात टिकट पर नहीं बनी उसके बाद बसपा में गए वो। देखिए, राजनीति की विडंबना होती है, कुछ लोग जो है ना वो मेंढक की तरह कूदते रहते हैं राजनीति में। अब अरविंद शर्मा को आप ले लीजिए, ये शिवसेना में भी गए, आजाद भी इन्होंने चुनाव लड़ा, दोबारा फिर आजाद चुनाव लड़ा, उसके बाद ये कांग्रेस में आए, फिर बसपा में चले गए, अब ये भाजपा में चले गए। तो इनको तो संज्ञा भी, जो पहले संज्ञा दे दी जाती थी, चिकने घड़े हैं ये लोग, इनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं हुआ। ये लोग बाई चांस राजनीति में आ जाते हैं। राजनीति एक विचारधारा की चीज, राजनीति में विचारधारा और सोच के साथ आगे बढ़िया जाता है। आप जैसे कह रहे हैं कि मेंढक होते हैं, चुनावी मेंढक होते हैं, ये बातें आपको पहले नहीं समझ में आती? जब 10 साल तक वो आपकी पार्टी में रहते हैं, 2 बार सांसद रहते हैं, तब आपको ये बात समझ नहीं आती? जब नाराजगी के चलते पार्टी छोड़ देते हैं, तब आप लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं? पूजा जी, मैं इस तरह के आरोप यूं नहीं लगा रहा अकेले एक आदमी पर। मैं, आप मेरी बात को समझिए। राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी की साख दांव पे है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक दुकान में तब्दील कर दिया। अब मत छोड़ो, आप 2014 में जाइए। 2014 में इन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को, राव इंद्रजीत सिंह को, राजकुमार सैनी को, रमेश कौशिक को, धर्मवीर सिंह को, बहुत से लोगों को इधर उधर से इकट्ठा करके, ये इनके 3-4 मंत्री हैं जो स्टेट मिनिस्टर हैं स्टेट में, कृष्ण पवार, ऐसे लोगों को इकट्ठा जमघट बना करके ये लोग सत्ता में आ गए। अब वो जितने भी लोग आए थे उनको सबको इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी। एक दुकानदारी है। प्रजातंत्र व्यवस्था में 2 चीजें चलती हैं, तीसरा कोई स्थान ही नहीं है।
ये विचारधारा की लड़ाई है। आज लेकिन कांग्रेस ने जिस 2014 तरीके से में भारत जिन जिन का को लेकर निर्माण आई किया, हमने बीजेपी 2014 में जिन पर दाव लगाया वो सब जीत गए। बालमुकुंद जी, राव इंद्रजीत सिंह हो, कांग्रेस में रहे थे बरसों बरस, बीरेंद्र सिंह बरसों बरस रहे कांग्रेस में, बीजेपी में शामिल हुए, जीत गए और दोबारा उनको सत्ता में ले आए। पूजा जी, राजनीति मैंने वो मेरी बात पूरी नहीं हुई। अगर मैं वो बात पूरी कर देता तो आप शायद मेरे से जवाब नहीं करते, सवाल जवाब ऐसा नहीं होता। राजनीति एक सेवा का चलिए, लेकिन दुकानदारी तो चल रही है ना। आपने ये पहले कहा कि दुकान में तब्दील हो गई, लेकिन दुकानदारी तो सर चल रही है दुकानदारी। मनदीप बिश्नोई जी, अब ये बताइए आपका रिएक्शन, क्योंकि सियासी संग्राम है और सब सहूलियत के साथ सियासत करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब उन्हें बरसाती मेढक कह रही है, चुनावी मेढक कह रही है। आज जिस प्रकार की है तो सारा देश जानता है। इसी वजह से 2014 में जो इनकी हालत हुई, आज उससे भी बदतर हालत है। आज हालात ये हैं कि केंद्रीय नेतृत्व एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करता है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में। उसके 14 मेंबर होते हैं और उसके जस्ट कुछ ही मिनटों बाद कांग्रेस के मुख्यालय की तरफ से लेटर पैड पे उस को विड्रॉ कर लिया जाता है। इसी प्रकार हम पिछले 4-5 वर्षों से देख रहे हैं कि तंवर जी को डेलीगेशन की लिस्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की लिस्ट जब हाईकमान को देते हैं वो जारी करते हैं, उस पर रोक लगा दी जाती है। हम मेरे जिले में प्रदेश अध्यक्ष बनाए बैकवर्ड सेल के, उन्होंने आते ही कार्यकारिणी भंग की। दूसरे ही दिन प्रभारी की स्टेटमेंट आती है कि कोई भंग नहीं हुई, पदाधिकारी काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस की जो जूतम पैजार है वो सड़कों पर आ चुकी है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, पिछली बार भी इन्होंने आयातित उम्मीदवार इंपोर्ट करके चुनाव लड़वाए। जींद का बाई इलेक्शन भी इन्होंने आयात करके चुनाव लड़वाया। इनके पास कार्यकर्ताओं में से किसी को ये इस लायक नहीं समझते कि वो उसे चुनाव लड़वा सके। लेकिन आज कलराज मिश्र जी की मैं सुन रहा था कि जिताऊ उम्मीदवार को लेकर के आए। स्ट्रैटेजी तो काम करती है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो काम कर रही है कहीं ना कहीं। देखिए पूजा जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिन अच्छे दिनों के नाम पर मोदी जी ने 2014 का चुनाव लड़ा, आज प्रदेश और देश की जनता इनसे कहेंगे क्या अच्छे दिन। जींद का बाई इलेक्शन था, वो जींद का बाई इलेक्शन था और बाई इलेक्शन हमेशा सरकार के साथ होता है। ये 2 चीजों को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक मेयर के चुनावों का और एक जींद के बाई इलेक्शन का। जींद का बाई इलेक्शन सरकार का होता है, मेयर का चुनाव में तो अकेले मैदान में थे और तो कोई मैदान में नहीं था। मेयर के चुनाव में ये अकेले मैदान में थे। जिस प्रकार से इन्होंने पंजाबियत के नाम पे प्रदेश की जनता को बरगलाया, एक अपनी शासन तंत्र का बड़ा दुरुपयोग किया, प्रशासन का बड़ा दुरुपयोग करके उन्होंने ये चुनाव जीत लिए। बाई इलेक्शन में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज लोकसभा का आम चुनाव है, हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अपने स्थान पर, अपने एरिया में रहना होगा। जींद की तरह नहीं आ पाएगा कि सारा प्रदेश और देश एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो लोकसभा का आम चुनाव, आज इनसे जनता ये पूछेगी कि कहां गए वो अच्छे दिन, जिन अच्छे दिनों का आपने हमसे वायदा किया था। कहां गए वो 15 लाख, कहां गए वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कहां गए बेरोजगार युवाओं के भत्ता देने की बात, कहां गए 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात। लेकिन इन सब बातों का जवाब शामिल हो रहे हैं, आज ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए हो रहे हैं, वो तो गुणगान कर रहे हैं सरकार का कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए खूब काम हुआ है। वीरेंद्र सोनी जी, कैसे आप देखते हैं? देखिए, किसी घर में अगर नई अगर शादीशुदा लड़की आती है, बहू आती है, तो उस घर की तारीफ बहुत करती है। किसके लिए ज्यादा कुछ दिनों के बाद उसका पता लगता है कि उस घर में क्या कुछ सच्चाई है। वीरेंद्र जी, देखिए, अरविंद शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी में 2 वर्ष पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। मतलब 2 वर्ष पहले परशुराम जयंती पर करनाल में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, तो तब प्रोफेसर रामविलास शर्मा के साथ रेस्ट हाउस से कार पर उस स्थान पर आए थे और तभी यह तय हो गया था कि अरविंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। तब यह तय, उसके साथ ये व्यू रचना की गई थी कि अगले महीने करनाल में बड़ी रैली करेंगे जिसमें अमित शाह जी आएंगे और वो विधिवत भाजपा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उस समय तत्कालीन सांसद ने इनका विरोध किया, कुछ कारण से ये मामला लटक गया। फिर ये मामला लटकता आया। अब मामला इसलिए लटका हुआ था कि पार्टी चाहती थी कि उन्हें रोहतक से लड़ाया जाए, वो करनाल से चाहते थे, इसी उधेड़-बुन में लटका हुआ था। और बालमुकुंद जी तो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि कल ये आपके चैनल पे कह रहे थे कि अरविंद शर्मा जी 1 या 2 दिन में कांग्रेस में आने वाले हैं। अब इनको यही नहीं पता कि उनकी तो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही थी और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सोनी साहब, इसका अंतर यह हुआ कि कांग्रेस को अभी हकीकत का भी नहीं पता। और ये मैं आप बाद में बोल लेना। अच्छा, उसके बाद अब अरविंद शर्मा आगे, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा ने 2 साल पहले भी की थी, परशुराम जयंती पर, तब भी की थी उन्होंने, और आज भी उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की प्रशंसा की है। तो ये तो उनकी जो पटकथा तो पहले ही लिखी गई थी।
आज उनके आने से असर ये होगा, अब ये तय होना कि उनको करनाल से चुनाव लड़ना है या सोनीपत से या फिर रोहतक से। संभावना इसी बात की बनती है कि उनको पार्टी करनाल से ही चुनाव लड़ाएगी। सोनीपत से ये तय हो गया कि एक ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो गया, एक टिकट उनको मिलेगी, तो अब रमेश कौशिक जी की को टिकट मिलने की संभावना नहीं है। रोहतक से चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो क्या करनाल की सीट किसी पंजाबी को दी जाएगी? तो कई तरह के समीकरण हैं। वो रोहतक से पहले एक बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, 27,000 एकड़ी वोट मिले थे उनको। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि जिस तरह उनका कार्य क्षेत्र है, जिस तरह उनकी पकड़ है करनाल में, उनके वोट बैंक को देखते हुए मुझे यही लगता है कि पार्टी उन्हें करनाल से ही चुनाव लड़ाएगी। वो कहते रहे कि मेरे कार्यकर्ता ही मेरी टिकट है, वो बार बार कहते रहे। पानीपत में भी रोड सम्मेलन में कहा था उन्होंने, रोड धर्मशाला में सम्मेलन हुआ था, तब उन्होंने कहा था ये कार्यकर्ता ही मेरी टिकट है। तो इस जहां तक कांग्रेस के लिए ये बात है, अब अरविंद शर्मा इस समय किसी पार्टी में नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी घोषित किया था। 2 स्थानों से चुनाव लड़े थे, दोनों से हार गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अब जो ब्राह्मण नेतृत्व है उसको और मजबूती मिलेगी। अभी रामविलास शर्मा जी एकमात्र जो वो थे छत्र नेता थे ब्राह्मण समुदाय के, अब अरविंद शर्मा के आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विचारधारा से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर, ये जो विचारधारा का प्रेम है ये चुनाव के समय ही क्यों जागता है? ये सिर्फ सत्ता का मोह होता है, ये सबको होता है, सभी दलों में होता है। जो अपना नफा नुकसान देखते हैं उसी के आधार पर फैसला करें। विचारधारा से कोई प्रभावित नहीं होता। जैसा कि सोनी साहब बता रहे थे कि कल तो बड़े आप थोड़े उत्साहित भी थे और कह रहे थे कि जल्दी शामिल हो सकते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ नजर आए, बीजेपी में शामिल भी हो गए। आपने ये बात तो बताई नहीं कि इस समय आप महसूस कैसा कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं भी बताता हूं आपको, एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। ये वीरेंद्र सोनी जी खासकर जानकार हैं चीजों के, वो समझते हैं राजनीति को। मैं उन्हीं के संदर्भ में सीधा उनको बात करना एक बार चाहूंगा, सोनी जी को, उनको मेरी आवाज आ रही होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी भी अरविंद शर्मा मोल भाव की जो राजनीति होती है सोनी साहब, वो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। और शायद आपको पता भी इस बात का कि वो करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको रोहतक से लड़ाना चाहती है। और अभी भी उन्होंने एक दिन पहले भी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में थे वो, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे करनाल से नहीं लड़ाया गया चुनाव तो मैं रोहतक से नहीं लड़ूंगा, मैं उल्टा कांग्रेस में आ जाऊंगा। तो इसलिए इन लोगों पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। उसी विश्वास के आधार पर शर्मा का हम नहीं लेंगे। जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, ये अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं साहब। ना सोनी साहब, मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया। हमारे पूरी जिंदगी मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को उनको एंट्री नहीं देनी चाहिए आगे। मैं तो केवल आपके सवाल का जवाब दे रहा था। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया। और जहां तक ये ठगिया सा महसूस होने वाली, हम ऐसा नहीं सोचते। मैं बहुत आशावान राजनीतिक सोच का आदमी हूं। हाँ। और ये अच्छा हुआ ऐसे लोग हमारे साथ नहीं आए तो कैसे आपने मेढक बताया, आप गर्व से घोषणा कर रहे थे उम्मीदवार है। ये बड़ी बहस जारी है। एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सियासी दावपेच हो रहे हैं, लोग आयाराम गयाराम की स्थिति में नजर आ रहे हैं। अरविंद शर्मा जो 3 बार के सांसद रह चुके, एक बार निर्दलीय और 2 बार कांग्रेस के, आज वो बीजेपी में शामिल हैं। इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि बदलाव की बयार से क्या फायदा होता है वास्तव में, या किसे फायदा किसे नुकसान है। तो 2019 के महासंग्राम को जीतने के लिए हर दल जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में वो उम्मीदवार जिनके पास कोई मजबूत आधार नहीं था, वो भी ऐसी पार्टी ढूंढ रहे हैं जहां पर उनकी मजबूती और दमदार नजर आए। ऐसे में दल भी वो तमाम उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं जो कि मजबूत कैंडिडेट हो, जिनके आने से दलों को भी फायदा हो। भारत भूषण जी, बालमुकुंद जी ने एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि कल तक अरविंद शर्मा कांग्रेस से लगातार बातचीत कर रहे थे और उनका यह भी दावा है कि अगर आप लोगों ने उन्हें करनाल से टिकट नहीं दी तो वो वापस जा सकते हैं कांग्रेस में। देखिए पूजा जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। बालमुकुंद जी जो बात कह रहे हैं ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अगर अरविंद शर्मा जी कल तक इनके संपर्क में थे तब तक तो वो बरसाती मेंढक नहीं थे। आज वो भाजपा में ज्वाइन कर गए तो बरसाती मेंढक हो गए। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा के साथ भी रहे, सब कुछ किया, आज फिर कांग्रेस छोड़ने के बाद दोबारा कांग्रेस में चले गए, तो उन्होंने उस मेंढक को कैसे स्वीकार किया? मैं नहीं कह रहा हूं ये शब्द, मैं कभी नहीं कहूंगा ऐसा शब्द किसी अच्छे इस राजनीतिज्ञ को। आज भडाना जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा से रिजाइन करके कांग्रेस में चले गए हैं, उनके बारे में इनका क्या विचार है? मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि ये निरर्थक सी बात है, किसी के ऊपर इस प्रकार की बात कर देना हास्यास्पद सी बात है। जो लोग भाजपा से भी कई लोग अब आपके सामने गए हैं, जैसे भडाना जी चले गए, बहन सावित्री फुले जी चली गई,
अगर उनको अपने दल में किसी प्रकार की असंतोष की भावना दिखी और दूसरे दल में उनको किसी प्रकार से लगा कि नहीं यहां पर मेरा राजनीतिक भविष्य ठीक है या मेरी रीति नीति के अनुसार यहां पर काम होगा, तो वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल से दो पूर्व विधायक आ गए हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक के सुपुत्र राजकुमार वाल्मीकि जी हमारे पास आए हैं। तो स्वागत इसलिए है कि अगर हम तो एक ही बात रखते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति ये है भाई, ये विचारधारा है, अगर इससे संतुष्ट होकर आप आ रहे हैं, इसमें विश्वास रख करके आ रहे हैं, तो आपका स्वागत है। एक बात मैं मनदीप जी की बात कहूंगा कि उन्होंने कहा कि इस प्रदेश की जनता ने अभी जींद में या नगर निगम के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, पूर्ण विश्वास दिया है, वो तो इसलिए था कि सरकार सत्ता में थी। सरकार सत्ता में तो फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव हुआ, गुरुग्राम में नगर निगम का चुनाव हुआ, सत्ता में थी। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि सत्ता में तो सत्ताधारी दल ही जीतेगा। 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। 2004 में जब इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल ने सत्ता हारी है, तब ये भी तो सत्ता में थे, फिर ये क्यों दोबारा सत्ता में क्यों नहीं है? मेरा कहने का अर्थ है कि सत्ताधारी पक्ष होना काफी नहीं है। प्रदेश की जनता, देश की जनता जब भी चुनाव में जाती है, निश्चित रूप से दूसरों दलों का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करती है, आकलन करती है, उसके बाद अपना वोट देती है। मनदीप जी, मैं आपसे ये कहूंगा, आप लोग जिलते हैं परिवारवाद पर, कांग्रेस भी है तो परिवारवाद पर, और आपका दल तो विशेषकर परिवारवाद, चौटाला परिवार का जो भी वर्चस्व रहा है, आप उसी को आगे कैरी ऑन करने के प्रयास कर रहे हैं। जींद में भी आपने दिग्विजय चौटाला जी को उम्मीदवार बनाया, जींद के किसी व्यक्ति को आपने उम्मीदवार नहीं बनाया, आपने फिर चौटाला परिवार को जींद में लाने का प्रयास किया, जींद की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से कांग्रेस की परिपाटी चली आ रही है, नेहरू जी के समय से चली आ रही है, आज राहुल जी तक चलकर आ गई है, उपेंद्र जी से दीपेंद्र जी। चलिए मनदीप जी, जवाब प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में रिवाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों का स्वागत करने का अर्थ है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जी, आपके राजनीतिक लोकतंत्र बात कही, हरियाणा के संदर्भ में ले लें, वीरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी विधायक है, राजस्थान में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उनके बेटे सांसद हैं, राजनाथ सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, मेनका गांधी जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका पुत्र भी सांसद हैं। तो किस प्रकार से आपके लगभग 60 के आसपास ऐसे नेता हैं जो परिवारवाद की उपज है। आप इस तरह की किसी व्यक्ति का राजनीतिक वजूद होता है, वो जनता तय करती है। लोकतंत्र में अगर किसी को नेता बनाती है तो वो जनता बनाती है। जहां तक जींद के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, वो उपचुनाव था। आपने विधानसभा और लोकसभा के आम चुनावों की बात करी, उसकी बात अलग है। आप 2014 में पूर्ण बहुमत से आए, लेकिन 2019 में आज आपको अपनी हार इसलिए दिख रही है कि आप अपने सांसदों की टिकट काटने पर लग रहे हैं, क्योंकि आपके सांसद इतने सुस्त नजर आ रहे हैं कि जनता उनको वोट नहीं देने वाली। आप केंद्रीय परिप्रेक्ष्य और केंद्रीय नेतृत्व के हवाले से बार बार नए चेहरे ला करके और चुनाव जीतने के फिराक में हैं, लेकिन 2014 में बात कुछ और थी, क्योंकि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बड़ा ही कुशासन था, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी। आपने भ्रष्टाचार विरोधी और खत्म करने का नारा दिया। अच्छे दिनों का आपने वायदा किया। आप बताइए, अच्छे दिन आए किसके? अच्छे दिन अगर आए तो भारतीय जनता पार्टी के आए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक आलीशान होटल नुमा अपना वो ऑफिस बनाया और हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में अपना एक बैंकेट स्टाइल में आप अपना प्रदेश मुख्यालय बनाने जा रहे हैं। तो अच्छे दिन अगर आए तो भारतीय जनता पार्टी के आए, जो अपनी आलीशान और सत्ता का प्रयोग करके, जिस प्रकार से धन संग्रह करके और अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने पर जुट गए। प्रदेश की और देश की जनता से आपका कोई लेना, आपने क्या फायदा दिया? 2 करोड़ रोजगार आपने देने का वायदा किया, नहीं दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भी आपने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होने दिए। किसान आज खून के आंसू रो रहा है, बेरोजगार रोजगार के लिए तो जनता देख रही है मनदीप जी, उसी पर वोट होगा। जनता देख रही है के अंदर जिस तरह से बेरोजगार हुआ, छंटनी हो गई। मनदीप जी आपका भाषण बिल्कुल पूजा यही कह रहा हूँ, आम चुनाव में जनता के पास एक मौका है और हरियाणा प्रदेश की बातों को उत्तर दे दूं मैं, आपकी बातों को उत्तर दे दूं मैं, और कांग्रेस का खाता नहीं खोलने वाला। जिस प्रकार से आपके सवालों को उत्तर दे दूं मैं। चलिए भारत जी जवाब देंगे, का काम क्या है? भारत जी जवाब दे देंगे। मनदीप जी क्या होता है वो अभी आपने कहा, मनदीप जी ने कहा कि 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसको रिप्लेस बीजेपी की सरकार ने किया। हमने किया नहीं, जनता ने करवाया। आज आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली है, नहीं जीतने वाली। अच्छे दिनों के नाम पे
सुन लीजिए ना, अब आप सुन लीजिए। आपने अच्छे दिन पहले आने वाले हैं, वो नारे आज क्यों नहीं चल रहे? क्या अच्छे दिन आए? क्या आपका जननायक जनता दल जो है, जनता पार्टी, आप 5 केंद्र में शासन में आने वाली है क्या? श्वेत पत्र जारी कीजिए, आप श्वेत पत्र जारी कीजिए केंद्र में। जननायक जनता पार्टी जब उसके सांसद चुन करके जाएंगे, हरियाणा प्रदेश की आवाज को संसद में बुलंद करके बालमुकुंद जी ये बताइए, बालमुकुंद जी आरोप तो खूब लग रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन ये तो सच्चाई है ना बालमुकुंद जी कि बीजेपी इस समय काफी अग्रेसिव मोड में है और वो चाहती है कि वो सीटें जहां पर थोड़ी वो कमजोर है या उसके पास चेहरे नहीं है, फेसेस नहीं है, वहां पर वो लोग लाए, उम्मीदवार लाए, ऐसे उम्मीदवार लाए जो उन सीटों पर खरे उतरे और कड़ा मुकाबला दे पाए। बीजेपी तो काफी आगे है, आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी सीटों के लिए? नहीं, बीजेपी काफी आगे है। तोड़ने फोड़ने में उधार के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। क्या इसको आप आगे की संज्ञा देते हैं? जैसे मैंने पहले भी शायद मैं एक बार डिबेट में आप आया हूं, पूजा जी आपको शायद पता होगा, मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूं, मैं एक मिनट के अंदर 10 कैंडिडेटों के नाम गिना दूंगा। अशोक तंवर जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, कुलदीप बिश्नोई जी, नवीन जिंदल जी, कुमारी शैलजा जी, अवतार सिंह बढ़ाना जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी। हमारी एक लंबी फेरिस्त है। ये लोग आएंगे, हम उस रीति नीति पर चलने वाले लोग नहीं है, ये व्यापारी और सौदागर लोग हैं। क्या वो ये लंबी फेरिस्त एकजुट है सर? जी जी जी, ये लंबी फेरिस्त एकजुट है? हाँ बिल्कुल एकजुट है। अब मैं भाई बीजेपी में तो ये है कि कम से कम आलाकमान के चलते सब एकजुट नजर आते हैं, अगर कोई नोकझोंक भी है तो वो बंद दरवाजे के अंदर हो जाती है, लेकिन आपके यहाँ तो सब कुछ सार्वजनिक है सर। ये अमित शाह की बीजेपी है, यहाँ बंद दरवाजों में नहीं, यहाँ धमकियों से फैसले होते हैं। वो जो आप बीजेपी करे वो अटल अडवाणी की बीजेपी थी, जहाँ फैसले होते थे। हम बीजेपी एक राजनीतिक दल है, हम सम्मान करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई और उसके बाद कुछ देर बाद वो लेटर विड्रॉ भी हो गया। नो, उसमें भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। वो टेक्निकलिटी के हिसाब से है, वो अभी जारी हो जाएगी दोबारा। अच्छा। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। वो वेणुगोपाल जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, संगठन को देखते हैं, वो उन्होंने जारी करनी थी, वो गलती से गुलाम नबी आजाद जी ने जारी कर दी। वो थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी फॉल्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। आपको मैं ये पहले बता देता हूँ। हाँ। ये मीडिया तक बातें नहीं पहुंचती। और दूसरा ये है, एक चीज और मैं आपको पूजा जी कहना चाहता हूँ। नहीं पहले इस बात पर मैं एक बार वीरेंद्र सोनी जी आपसे मैं रिएक्शन चाह रही हूँ। बालमुकुंद जी जिस तरह से बता रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते वापस लिया गया है, दोबारा ये जल्दी जारी हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या वीरेंद्र जी? वेणुगोपाल जी के हस्ताक्षर से होनी थी तो गुलाम नबी जी से कैसे जारी होगी? कहीं ना कहीं ये चूक रही, सब जगह वायरल हो गई, चैनलों पर भी आ गया, तो उसके बाद ये कर रहे हैं। अब कांग्रेस की स्थिति तो ये है, गुलाम नबी जी के 50 दिन हो गए, उनको प्रदेश प्रभारी बने हुए 50 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने हरियाणा का दौरा नहीं किया। हरियाणा में आकर कार्यकर्ताओं की भावना को नहीं समझा। सभी नेता वहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। और इधर बीजेपी में देख लिए डॉक्टर अनिल जैन जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो आगे कितनी बैठकें ले चुके हैं, जिलावार बैठकें ले चुके हैं। और यहां जो प्रदेश प्रभारी हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो मतलब इससे कांग्रेस के संगठन की बात कर रहा हूं मैं। दोनों के हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। जवाब दूंगा सोनी साहब आ रही है अभी, जैसे अपने बालमुकुंद जी के, हाँ, अगर ये बात है, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश बैठा है आज, अब कांग्रेस की एक सूची इतने समय के बाद जारी होती है, वो भी विड्रा हो जाती है। अभी चार जो कमेटियां भी और बननी है, वो जो कमेटियां बनेगी वो कब बनेगी? जब तक कि चुनाव सिर पे हैं। तो इनका आपस में जो कार्य का विभाजन है, जो संरचनात्मक व्यूह रचना होनी चाहिए थी, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे है। और कांग्रेस के नेता तो अभी आपस में लड़ ही रहे हैं। मैं साहब का जवाब दूंगा। बीजेपी में जाने की बात आ जाती है, कभी दूसरे नेता की बात आती है, उनको खंडन करना पड़ता है। मतलब कार्यकर्ता ही निराश हैं। अब कार्यकर्ता को जो सरकार पर आक्रामक होना चाहिए, वो कार्यकर्ता आपसी गुटबाजी में उलझा हुआ है। वो आपसी नेताओं पर संदेह करता है, भाई नेताओं का आपस में किसको टिकट मिलेगी, किसको क्या मिलेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा। और इसी बात की बात है। और बालमुकुंद जी को तो बहुत ज्यादा इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए कि उनका कांटा निकल गया। अगर अरविंद शर्मा जी आते तो करनाल से टिकट उनको मिलता निश्चित रूप से कांग्रेस से, और बालमुकुंद जी भी कांग्रेस से टिकट के दावेदार हैं करनाल से। इनके लिए तो बड़ा एक सुखद है। बालमुकुंद जी मैं सोनी साहब का जवाब दूंगा। सोनी साहब देखिए, हेलो जी जी पूजा जी। हाँ बालमुकुंद जी आपको हम सुन रहे हैं। मैं सोनी साहब की बात, हाँ जी, मैं सोनी साहब जी, मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं ये बात जिम्मेवारी के साथ, एक प्रवक्ता के तौर पर और व्यक्तिगत एक नागरिक के तौर पर भी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, आज जो अमित शाह की बीजेपी है उसमें नियम और कायदे कानून नहीं रहे। आपने अनिल जैन की बात की और कंपैरिजन किया गुलाम नबी आजाद जी से।
गुलाम नबी आजाद जी का अनुभव बोलता है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 बार कम से कम केंद्र में 4, 5, 30, 35 साल से मंत्री रहे हैं कि आपकी तैयारियां कैसी है, आपके प्रभारी तो कभी आते नहीं है, कार्यकर्ताओं से मिलते, उन्होंने ये कहा है। किसका कितना औहदा था इसको कंपेयर नहीं किया है सर। कंपेरिजन नहीं, मैं बताता हूं, अनिल जैन जी कभी पंचायत मेंबर नहीं रहे। अनिल जैन जो प्रभारी बने वो पैसे वाले आदमी हैं। मैंने आपको पहले बताया ये व्यापारी लोगों की पार्टी है, सौदागर सोनी साहब ये कह रहे थे अनिल जैन कभी पंचायत मेंबर नहीं रहे, वो कभी लगातार बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आपके यहाँ जो प्रभारी है वो अब तक हरियाणा के दौरे पर ही नहीं आए, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। वो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए सर, कौन क्या बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, लेकिन जब तक वो शख्स कार्यकर्ताओं से मिलेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं बताता हूं, वो आएंगे, मैं बताता हूं, अनिल जैन हुआ, इनके जो ये मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, ये सब लोग जो है ना एक लॉबी है, अमित शाह की लॉबी है, ना कि बीजेपी की। लॉबी काम तो कर रही है, लॉबी काम तो कर रही है, बालमुकुंद जी लॉबी काम तो कर रही है ना भाई। आपके 3 प्रभारी बदले गए, आपके 3 प्रभारी बदले गए 5 साल में। कमलनाथ जी भी रहे, शकील अहमद रहे, बीके हरिप्रसाद रहे, तीनों बदले गए। डॉक्टर अनिल जैन 2014 में भी थे और आज भी है। हाँ, ये मैं बता रहा हूं, ये कैलाश विजयवर्गीय, अनिल जैन, ये जो लोग हैं, ये वो लॉबी है जो पैसे वाली, धन दौलत वाली। पंचायत मेंबर भी जो आदमी कभी नहीं रहा, वो हरियाणा के स्टेट का प्रभारी है, राज्यसभा में चला जाता है। जबकि गुलाम नबी आजाद ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में। वो क्या हुआ, जो नहीं मिलने आए। पहले उन्होंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया, फिर एमएलए को बुलाया, फिर पूर्व एमएलए को, और अब हम कार्यकर्ताओं को बुलाया। अभी मैं मिलके आया था, अभी जल्द ही उनका दौरा फाइनल हो जाएगा, पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे। लेकिन जी भारत जी, आप कुछ कह रहे हैं। कमेटियों की ज्यादा बात है, कांग्रेस बीजेपी ने भी कोई कमेटी जारी नहीं की है। आप बीजेपी की बात को उत्तर देना चाहूंगा। उत्तर दीजिए सर। ये बजाय है कि सोनी जी ने इनको इनकी पार्टी की कार्यशैली और तैयारियों के बारे में कहा, ये भाजपा की तरफ आ गए। माननीय अनिल जैन जी के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उन्होंने कभी पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा, जीता भी नहीं। पार्टी के संगठन में कितना बड़ा संघर्ष अनिल जैन जी ने किया ये इनको नहीं पता, हो भी नहीं सकता। लेकिन ये भूल रहे कि इन्हीं माननीय अनिल जैन जी के नेतृत्व में 2014 में हमने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, आप 10 में से 1 सीट जीत पाए, और हमने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर के आए। आप किस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? प्रश्न चिन्ह लगाना है तो अशोक तंवर जी पे लगाइए, हुड्डा जी पे लगाइए, जो पिछले 5-6 साल से लड़ते चले आ रहे हैं। और आपस की लड़ाई के कारण, अभी आप कह रहे थे बालमुकुंद जी कि हमारे पास तो इतने कैंडिडेट हैं लोकसभा के, चाहे वो बिश्नोई जी हो, कुलदीप जी हो, चाहे अपना हुड्डा जी हो, चाहे तंवर जी हो, चाहे कोई भी नेता, सबके सब आप लोकसभा लड़ा दीजिए। आपके पास फिर विधानसभा के लिए बचता है कुछ क्या? और अगर एक दूसरे के लिए सब इतने बड़े नेता हैं तो जींद के उपचुनाव में आप रणदीप सुरजेवाला जी को तो चुनाव जिताने पाए सारे मिल करके, तो आप अकेले अपना चुनाव लड़ करके जीतेंगे क्या? अरे कम से कम प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। उन्होंने अभी आपको करारा तमाचा मारा है जींद के उपचुनाव में, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैंने आपके साथ 10 डिबेट की है। अशोक तंवर जी ने जब रथ यात्रा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने शुरू की थी तो यह कहा था कि यह कांग्रेस की आधिकारिक रथ यात्रा नहीं है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते रहे हैं, आपके ही मन पे सामने बात आती रही है कि अशोक तंवर जी को हम प्रधान नहीं मानते, कि आपके घर का झगड़ा जो है वही बाकियों के लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है, आपके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं रहता। मनदीप जी, अब ये बताइए कि आप लोगों की क्या तैयारी है? बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, बीजेपी तो कह रही है हम राजनीतिक गंगा है, जो आना चाहता है उसका स्वागत है। इधर कांग्रेस कह रही है हम भी तैयार हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधरों के नाम हमारे पास हैं। जननायक जनता पार्टी कहां पर है सर? किस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं? अगर आपके यहां कोई आए, कोई बदलना चाहे, आपके पास कोई आएगा तो आपका क्या ऑप्शन है? आप उसको अपनी पार्टी में जगह देंगे, या आपका कहना है कि नहीं बस दरवाजे बंद? देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को जो लोग पसंद करते हैं उनका स्वागत, सबका जननायक जनता पार्टी में स्वागत है, और वो शामिल भी हो रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात करूं, बालमुकुंद जी ने अभी 5-7 नाम गिनवाए थे, वो सबके सब 2014 के चुनाव में जनता उन्हें धूल चटा चुकी है। और रही बात बालमुकुंद जी कह रहे हैं एक प्रवक्ता के तौर पे कोई जिम्मेवारी की बात, तो 4 दिन पहले इसी चैनल पे हमारे साथ बालमुकुंद जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन हो चुका है, आधिकारिक तौर पर कहकर गए। कुछ दिन कह रहे थे अरविंद शर्मा जी के इनसे बातचीत चल रही है। कांग्रेस की तो आज हालत यह है कि कांग्रेस को ना तो जनता पसंद करती है, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस को पसंद करता है, ना कांग्रेस के नेता कांग्रेस को। मनदीप जी, आपको भी तो जनता पसंद करे, उसके लिए कुछ अच्छे चेहरे, कुछ अच्छे उम्मीदवार चाहिए होंगे।
हूं। बिल्कुल वही पूजा, उसी बात पर आ रहा हूं। 10 के 10 लोकसभा के सांसद मजबूती से जाकर के हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद करेंगे तो मेरे विचार से केंद्र सरकार को हरियाणा को उसका हक देना पड़ेगा। भाई उसके लिए तो मजबूत चेहरे चाहिए, दुष्यंत चौटाला दुष्यंत चौटाला जी की एक लॉबी है, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश से जिस तरह से हिसार से दुष्यंत चौटाला जी जैसा सांसद चुनकर के हिसार की जनता ने भेजा था, चौधरी देवीलाल की विचारधारा से मिलने वाले लोग 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों से ऐसे लोग, ऐसे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे जो हरियाणा प्रदेश की आवाज को लोकसभा में बुलंद करेंगे और केंद्र की सरकार को हरियाणा प्रदेश का हक देने के लिए मजबूर कर देंगे। बिल्कुल आज जननायक जनता पार्टी के साथ युवा जो बढ़ रहे हैं उसका कारण भी यही है कि वो दुष्यंत चौटाला जी की कार्यशैली से प्रभावित है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र मजबूत होगा। दुष्यंत जी के नाम पर 10 सीटें जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देखिए जब नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे देश में भाजपा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि 543 आप नरेंद्र मोदी को खड़ा कर रहे हैं, सर वो तो ऑप्शन तलाश भी रहे हैं, वो तो ऑप्शन तलाश भी रहे हैं जिन सीटों पर उनके पास चेहरे नहीं है, जिन सीटों पर बीजेपी के पास चेहरे नहीं है वो तो तलाश रही है, उनका स्वागत कर रही है मनदीप जी। पूजा जननायक जनता पार्टी के पास तो बिल्कुल युवाओं का चेहरा है, बुजुर्गों का चेहरा है, बुद्धिजीवियों का चेहरा है। 10 के 10 हमारे कैंडिडेट बिल्कुल तैयार है, हम 10 की 10 सीटों पर लड़ने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है तो जननायक जनता पार्टी है। नाम जिस दिन हरियाणा प्रदेश में नोटिफिकेशन जारी होगी, एक आधा नाम तो गिनवा दीजिए, आपके पास एक बाल मुकुंद जी आप क्या गिनवाएंगे? आपको हैवीवेट कैंडिडेट की चुनाव में लेकर के आग देख लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं के अंदर से कोई चेहरा नहीं है, वो आयातित उम्मीदवारों को उतारते हैं। बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं के अंदर से टिकट देगी, किसी बाहरी उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाएगी, ये मैं आपको दावा करता हूं। पूजा जी मुझे समय देंगी जरा? जी जी बिल्कुल भारत जी, बहुत संक्षेप में सर, समय कम है। मनदीप जी ने जितनी भी बात की मैं उनकी बात का, एक तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया और जो कुछ वायदा किया था कोई पूरा नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कामों की अगर तुलना करने लग जाए, मैं व्याख्यान करूं तो शायद समय नहीं है, चाहे जनधन मुद्रा योजना हो, चाहे किसान बीमा योजना हो, चाहे उनके रिजल्ट क्या भारतभूषण जी, मुद्रा योजना से एनपीए बढ़ा किसी को लोन आप दे नहीं रहे हैं। क्षमा करें मनदीप जी, आप योजना को देख लीजिए, भारतभूषण इंडिया को देख लीजिए, आपने जो वायदे किए थे उनके बारे में आप श्वेत पत्र जारी करके विज्ञापन के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को बताएं ताकि पता लग सके आपके वायदों की तुलनात्मक बीजेपी में तो चलेगा कुछ दिन और में जनता ने भ्रमित कर दी, नहीं होने वाला। अच्छे दिनों के नाम पर 2014 में तो आपने ये हांडी चढ़ा दी, लेकिन काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। जी से लास्ट कमेंट के लिए वीरेंद्र सर, आप तक आवाज अगर पहुंच रही हो, आपको लगता है जो अदला बदली है ये तो शुरुआत है, अभी जितना समय मिलेगा सब कोशिश यही करेंगे कि कुछ फायदा हो, चाहे वो पार्टी हो चाहे उम्मीदवार हो? देखिए ये तो सभी का प्रयास रहेगा ही है, और जो भी आएगा वो अपना भविष्य संभावना, जो उसका जहां भविष्य होगा उसी बात को लेकर वो आएगा। ये राजनीतिक भाव तो मोल तोल भी होगा, सब होगा, लेकिन इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रतनलाल कटारिया जी ने बफोर्स का उल्लेख करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है, वो शोभनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उसकी निंदा नहीं की है। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन रतनलाल कटारिया ने जिस तरह की शैली का प्रयोग किया है वो कोई भी स्वीकार्य नहीं है, मर्यादित नहीं कहा जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनता में उनकी छवि गिरेगी। अगर पार्टी के नेता भी उस पर स्टैंड नहीं लेते तो जनमानस में इसका विपरीत प्रभाव भी जाएगा। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी, खास बाल मुकुंद जी, समय खत्म हो चुका है, शुक्रिया आप सभी का। बाल मुकुंद जी आपका शुक्रिया, वीरेंद्र सोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, भारत भूषण जोयाल जी आपका भी शुक्रिया, और मनदीप सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो भविष्य की संभावनाएं हर दल हर उम्मीदवार टटोल रहा है, कोई इस दर है कोई उस दर है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सहूलियत जो है वो जीत की गारंटी है।